Good afternoon, students. Yesterday we were taught about the chapter last lesson of the book Flamingo of class 12. Up till now we were told that what had happened in the two districts of the France, Alsace and Lorraine, that German language is going to replace French language, and whatever the studies are going to be given to the students in the French schools, it will be in the German language from the next year. And to explain the last lesson, two characters are taking here: French, who is a student, and Mr. Hamel, who is the teacher of this class. And Mr. Hamel told each and everything minutely to the students and the villagers, that why and how our mother tongue is important to us. किस तरह से हमारी मातृभाषा हमारे लिए जरूरी है. But he had the courage to hear every lesson to the very last. But he had the courage. यहाँ पर मिस्टर हैमिल के अंदर वो करेज था, वो साहस था, जिससे कि वो हर बच्चे को सुनने के लिए उसने तैयार किए हुए था. कहने का मतलब ये है कि आज जो भी कुछ स्टडीज से रिलेटेड वो उनको बता रहे थे, वॉट एवर ही वॉज टेलिंग टू द स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स, वो बहुत ही अच्छे से बता रहे थे. इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ही हैड द करेज टू हियर ऑल द स्टूडेंट्स every lesson to the very last. Each and every lesson, whatever Mr. Hamel taught, जो कुछ भी उस दिन मिस्टर हैमिल ने पढ़ाया, समझाया, वो बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आ रहा है. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्होंने बच्चों का और विलेजर्स का कंसंट्रेशन पूरी तरह से मिस्टर हैमिल की तरफ था. After the writing we had a lesson in history and then babies chanted their ba baby bo. अभी राइटिंग का उनका काम चल रहा था क्लास में, रिटन वर्क कर रहे थे. रिटन वर्क के बाद उनको मिस्टर हैमिल हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाएंगे, हिस्ट्री के बारे में समझाएंगे. और उसके बाद बेबीज चैंटेड. हियर बेबीज इज रेफर्ड टू एज द स्टूडेंट्स. जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए थे उनको यहाँ पर बेबीज बोला गया है. और वो अगला उनका जो काम होगा, दे विल रिसाइट बा बेबी बो बू. ये जिस तरीके से यहाँ पर रिदमिक लेटर्स रिपीट किए जाते हैं, रिसाइट किए जाते हैं, उसी तरीके से छोटे बच्चों जिस तरीके से छोटे बच्चों को पोएम्स रिसाइट कराई जाती हैं, उसी तरीके से वहाँ पर उन स्टूडेंट्स को ये बा बेबी बू सिखाया जाए, रिसाइट कराया जाए. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. Now, character old Hauser was named earlier in the chapter. Old Hauser was also sitting. Old Hauser भी क्लास में बैठा हुआ था. क्लास में वो अपनी प्राइमर के बारे में पहले भी आपको बताया गया था. ये एक एलिमेंट्री बुक होती है, छोटे बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए प्राइमर बुक होती है. अब ये ओल्ड हाउसर जो थे, ये भी अपने टाइम में कभी स्कूल गए होंगे, बट ही वाज नॉट एबल टू कंप्लीट हिज एजुकेशन कंप्लीटली. अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी एजुकेशन उस समय नहीं ली. और आज उनको ये फील हो रहा है, आज वो बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं
कि आज हमारी खुद की मदर टंग हमसे छीनी जा रही है, तो आज उनका भी बहुत ज़्यादा मन इस लैंग्वेज को पढ़ने का कर रहा है, और इसीलिए वो अपने साथ क्या लेकर आए, ओल्ड प्राइमर, एक प्राइमर बुक लेकर आए जो अपने हाथों में लिए हुए थे। Down there at the back of the room, Oldhauser had put on his spectacles. तो पीछे बेंचेस, पीछे क्लास में सबसे पीछे ये ओल्डहाउजर बैठे हुए थे और स्पेक्टिकल्स पहने हुए थे, और ये भी कह सकते हैं कि उनकी जो नज़र थी अपनी प्राइमर पर थी। स्पेक्टिकल्स, उनकी जो नज़र थी वो उनके प्राइमर पर थी, और उसको वो बड़े ध्यान से देख रहे थे अपने दोनों हाथों में लिए हुए। और जैसे जैसे बच्चों को लेटर्स पढ़ाए जा रहे थे, वैसे ही ओल्डहाउजर भी उन बच्चों के साथ उन लेटर्स को रिपीट कर रहे थे। आज उनको फील हो रहा था कि दैट आवर मदर टंग इन फ्रेंच लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी लर्न अर्लियर इन द पास्ट। ये हमें पहले से ही सीखनी चाहिए थी। तो आज हम अपनी अगर लैंग्वेज पे कमांड रखेंगे, अगर हमारी अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल होगा, तो शायद वी आर नॉट गोइंग टू बी इम्प्रिजन्ड विद एनीवन। तो हम कभी किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। उनको भी फील हो रहा है कि मिस्टर हैमिल ने 40 वर्षों तक इतने अच्छे से पढ़ाया, टीच किया, मगर हमने कभी भी उन पर गौर नहीं किया। इसलिए यहाँ पर ओल्डहाउजर भी बुरा फील कर रहे हैं। ही इज ऑल्सो फीलिंग बैड। व्हाई? Because he was not able to take the education completely in the French language, which was his mother tongue. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Here two words are given in the same tone. You can say that the laugh and cry. अब ये अभी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, लाफ एंड क्राई। अब हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, दैट लास्ट लेसन यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग। अब ओल्डहाउजर क्लास में बैठे अपनी प्राइमर को लेकर आए थे, वो भी बच्चों के साथ रिसाइट कर रहे हैं, वो भी बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, और उनको भी बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है। क्यों बुरा फील हो रहा है? क्योंकि उनकी मातृभाषा उनसे छीनी जा रही है। इस बात को देखने पर तो यहाँ पर ये भी हमें ये नजर आ रहा है कि उनके अंदर एक नई फीलिंग अराइज हो रही है, और वो नई फीलिंग क्या है? पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति। और जब कभी भी हमसे हमारी बहुत कीमती चीज छीनी जा रही होती है, तो हमें उससे और भी ज्यादा लगाव बढ़ता है, और हमें उसकी मेमोरीज और याद बहुत आती है। और यहाँ पर ठीक उसी तरीके से ओल्डहाउजर ने पहले अपनी एजुकेशन के ऊपर कंसंट्रेट नहीं किया, उसको ध्यान से नहीं पढ़ा और उसको निगलेक्ट किया। जैसे कि अभी भी स्टूडेंट्स निगलेक्ट कर रहे थे फ्रेंच लैंग्वेज को, लेकिन अब वो उनसे उनकी लैंग्वेज छीनी जा रही है और जर्मन लैंग्वेज उनके ऊपर इम्पोज की जा रही है। तो यहाँ पर ये सब देखकर उनकी जो फीलिंग्स थी वो ट्रेम्बल करने लगी, शिवर करने लगी, वो कांपने लगे अंदर से ही। अपनी फीलिंग्स में वो भावुक हो गए। भावुक होने की वजह से उनकी आंखों से आंसू निकल आए। अब यहाँ पर ये वर्ड्स दोनों एक साथ आ गए, दैट द स्टूडेंट्स वर वांटेड टू लाफ एंड क्राई। कि स्टूडेंट्स हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। तो ये सिचुएशन कब इंसान के सामने अराइज होती है, ऐसी स्थिति कब हमारी आंखों के सामने आती है, उस चीज को अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर ओल्डहाउजर का एग्जांपल लिया गया है। वी कैन सी इट हियर दैट इन दिस सेंटेंस यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग। अब ओल्डहाउजर हमारी नजर में अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो हम तो यही समझेंगे कि जो हमसे बड़े हैं, समझदार हैं, दैट दे मस्ट बी सेंसिटिव एंड दे मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग। वो हमसे ज्यादा समझदार है। फिर भी अब हमें ये देखने को मिले कि इतना बड़ा व्यक्ति जो अपने आप में समझदार है और वो हमारी आंखों के सामने रो रहा है, बच्चों के सामने रो रहा है, तो ये एक अलग बात बच्चों के लिए बन जाएगी। बच्चों के लिए क्या बन जाएगा कि उनकी नजर में तो ये लगेगा कि ये तो मजाक बन के रह गया।
बट दूसरी तरफ देखा जाए तो सबके अंदर पूरी क्लास में पैट्रियोटिज्म की फीलिंग भी अराइज हो गई थी। तो यहाँ पर लाफ, व्हाई दे वर वांटेड टू लाफ, क्यों बच्चों के मन में हंसी आई? क्योंकि उन्होंने देखा ओल्ड हाउसर वाज आल्सो क्राइंग, ओल्ड हाउसर रो रहा था, इसलिए उनको ये हंसने वाली बात नजर आई। बट देयर इज अ वर्ड, अदर वर्ड, क्राई। व्हाई दे वांटेड टू क्राई? बिकॉज their national language is going to be snatched, उनकी जो मातृभाषा है उनसे छीनी जा रही है। तो यहाँ पर इसलिए बोला गया है laugh and cry. You could see that he who was crying, his voice trembled with emotion. Mr. Oldhauser की जो वॉइस थी वो ट्रेम्बल करने लगी। क्यों ट्रेम्बल करने लगी? क्यों उनकी आवाज में कपकपी थी? क्योंकि वो इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ उनके मन में ये सारी बातें अराइज हुई। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, और उनका रोना देखकर उनको ये बात फनी नजर आई। स्टूडेंट्स को क्या लगा? क्लास में बड़ा मजाकिया सीन लगा। दैट इज व्हाई हियर इट इज सेड टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। हम लाफ भी करना चाहते थे और क्राई भी करना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट द लास्ट लेसन। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि लाइफ में कभी भी हमारी आंखों के सामने जब भी कोई एक ऐसा इंसिडेंट क्रिएट होता है जो नेचुरली हो, तो वो जो इंसिडेंट हुआ या कोई भी इवेंट हुआ उसे हम जिंदगी भर नहीं भूलते। इसी तरीके से फ्रेंच के सामने आज ये जो इंसिडेंट नजर आ रहा है कि उनकी जो स्टडीज है, उनकी जो टीचिंग्स है, दे आर गोइंग टू बी चेंज। उनके जो इतने साल से टीचर पढ़ा रहे हैं, ही इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज। ये सारी बातें बिल्कुल डिफरेंट हैं। और जब कभी भी हमारे जीवन में परिवर्तन आता है तो इंसान के अंदर भी अपने आप में जो सोच है और समझ परिवर्तित हो जाती है, और वो उस पर ध्यान देने लगता है कि काश जो आज हमसे छूट रहा है, और अगर हमने ये गलतियां नहीं की होती तो शायद ये आज हमसे नहीं छूटता। और अगर आज भी अगर हम इन बातों को समझें और अपनी उस लैंग्वेज पर ध्यान दें, अपनी पैट्रियोटिज्म को ना खोएं, तो शायद हमसे और हमारे देश के साथ ऐसा कोई दूसरे देश का नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट द लास्ट लेसन। फ्रेंच यहाँ पर कह रहा है कि इस लास्ट लेसन को गिवन बाय द मिस्टर हेमिल वी आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट फॉरएवर। इस लास्ट लेसन को हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। नाउ what is told here? Church clock struck 12। बच्चों के लिए तो 12 तो रोजाना बजते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि चर्च की क्लॉक, चर्च में जो घड़ी है, या ये कह लो कि घंटा घर पे बोला जाता है वहां पर, तो वो 12 बज रहे हैं वहां पर। Why this thing is given here, और we can say ये वाली बात यहाँ पर चैप्टर में क्यों मेंशन की गई है? As we all know that French और the other students were Christian, सभी वो ईसाई थे, और वहां पर जब भी 12 बजते हैं तो उनकी प्रेयर का टाइम होता है। इसीलिए वहां पर फ्रांस में हर चर्च में ठीक 12 बजे घंटा बजता है। कहने का मतलब ये है कि घड़ी में 12 बजे के टाइम पर घंटा बजता है, और सबको ये मालूम हो जाता है कि ये इस समय 12 बज रहे हैं और ये हमारी प्रेयर का टाइम। तो यहाँ पर ये बात इसलिए मेंशन की गई है, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तभी उसी समय 12 बजे की आवाज, घंटे की आवाज सुनाई दी। देन द एंजेलस, व्हाट इज एंजेलस? Angelus means prayer. Angelus means prayer. That now they have the time of prayer. अब उनका जो समय है वो किस बात का है? प्रेयर करने का। अब उन्हें प्रेयर करनी है।
All at once the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. ठीक उसी समय, और उस समय छुट्टी होने का भी टाइम होता है। ट्रम्पेट, ट्रम्पेट Prussian trumpets. At the same moment, अब उसी समय the trumpets of the Prussian soldiers, शुरू में ही चैप्टर में मेंशन किया गया था कि that the Prussian soldiers were drilling at the back of the sawmill. आरा मशीन, sawmill, what is sawmill? जहाँ पर लकड़ी काटी जाती है उसको sawmill बोला जाता है, तो उसे आरा मशीन भी बोला जाता है। आरा मशीन के पीछे प्रशियन सोल्जर क्या कर रहे थे? ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज ड्रिल? एक्सरसाइज। दे वर डूइंग एक्सरसाइज। अब 12 बज गए और उनकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और वो अपने ट्रम्पेट को, अपनी शहनाई को, अपने ढोल को बजाते हुए उस स्कूल के सामने से निकल रहे हैं और खिड़की में से वो आवाज आ रही है। At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. Mr. Hamel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. Now, pale word is used here. Pale कब यूज किया जाता है? जब इंसान के अंदर कोई दुख होता है, जब इंसान बहुत दुखी होता है तब उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है, दुखी हो जाता है वो। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर मिस्टर हैमिल के साथ वो जिस स्कूल में 40 वर्षों से, सिंस द लॉ इट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, 40 इयर्स से वो वहाँ पर पढ़ा रहे हैं और आज उनसे ही वो सब कुछ छीना जा रहा है, तो उनको बड़ा दुख फील हो रहा है। उनके जो साथ पढ़ने वाले 40 साल से एक जगह रहना, ये सारी यादें जो उनसे अलग हो रही हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा वो दुखी हो रहे हैं। इसीलिए उनका चेहरा कैसा पड़ गया था? पीला। मिस्टर हैमिल स्टूड अप। जब 12 बज गए मिस्टर हैमिल खड़े हुए, वेरी पेल इन हिज चेयर, अपनी चेयर से खड़े हुए, तो उनका चेहरा पूरा पीला पड़ा हुआ था। क्यों पड़ा हुआ था पीला? क्योंकि आपको अभी अभी बताया गया, क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो है उनसे छीनी जा रही है, उनकी टीचिंग्स उनसे छीनी जा रही है। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और आज वो दिखने में अलग ही लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इतने लंबे मैंने आज तक मिस्टर हैमिल को नहीं देखा। आज उनकी पैट्रियोटिज्म अलग ही नजर आ रही थी। क्लास का एनवायरनमेंट पीसफुल होने के साथ साथ इस तरीके का लग रहा था, इट वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर रेगुलर डेज। अदर रेगुलर डेज में जैसे स्टडीज चलती थी विद द नॉइज, hustle and bustle in the class, rugging of the tables and benches, ऐसा कोई शोर शराबा क्लास में नहीं सुनाई दे रहा था। सब कुछ डिफरेंट था। मिस्टर हैमिल भी डिफरेंट नजर आ रहे थे और आज फ्रेंच कह रहा है कि मिस्टर हैमिल आज जब अपनी चेयर से खड़े हुए थे ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत ही ज्यादा टॉल है, इनसे ज्यादा टॉल, और ये इससे पहले इतने टॉल मुझे कभी नजर नहीं आए। My friends, said he, I, but something choked him. He could not go on. My friends, तो my friends ये बात किसने कही? मिस्टर हैमिल ने। तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये मिस्टर हैमिल के साथ ही नहीं जुड़ी थी, ये हमारे साथ भी जुड़ी होती है और ये बात आप लोगों के साथ भी जुड़ी होती है। और वो बात क्या है कि जब कभी हमारी लाइफ में एक ऐसा कोई इंसिडेंट हो कि जो हमें अंदर से बुरी तरीके से तोड़ता है, हमें अंदर से परेशान करता है, हमारे कंसंट्रेशन को तोड़ता है, हम अंदर से मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, तो ऐसी बात की वजह से क्या होता है कि या हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा दुख आके आ गया है, हमारे मन में बहुत बड़ा कोई दुख है, या हमारे मिलने वाले के मन में बहुत बड़ा कोई दुख है, तो कभी कभी हमें अपने अंदर से रोना आता है और उस अंदर से रोने की वजह से हम कभी कोई बात किसी से कहना चाहें तो वो बात मुंह से नहीं निकल पाती है और एक या दो शब्द निकलने के बाद ही वो बात वहीं रुक जाती है। इन द सेम वे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर
मिस्टर हैमिल कुछ कहना चाहते थे, बट ही वॉज चोक्ड, लेकिन वो रुक गए। उनकी आवाज गले में ही दबकर रह गई, उनकी आवाज गले से बाहर नहीं निकली। सो व्हाट इज सेड हियर? माय फ्रेंड सेड ही, आई। तो इतना ही कह के रह गए कि मैं, आई। बट समथिंग चोक्ड हिम। व्हाट वाज दैट समथिंग? क्या था वो समथिंग? एंड समथिंग वाज नॉट अ स्मॉल थिंग। समथिंग कोई छोटी चीज नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए, वहां के रेजिडेंट्स के लिए, वहां के स्टूडेंट्स के लिए, दैट देयर पैट्रियोटिक फीलिंग हैज बीन अराइजन नाउ, जो कि पहले नहीं थी, और उनका सब कुछ एक तरह से उनसे अलग किया जा रहा था। इस वजह से उनके अंदर दुख भरी फीलिंग्स अराइज हो रही थी, इसलिए वो कुछ कहना चाह रहे लेकिन वो कुछ नहीं कह पाए। दैट थिंग, दैट वाज नॉट समथिंग, दैट वाज एवरीथिंग दैट चोक्ड हिज वॉइस। Then he returned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. कभी हम कहते हैं कि कोई वजन है, कोई 100 किलो का वजन है, तो उसे हम उठाएं नहीं उठा सकते। 10 किलो का वजन है, हम उसे उठाएं उठा लेते हैं, मगर that is something different. It is related with our power, but there is other power. एक अलग शक्ति और होती है हमारी एक आत्मा की, एक हमारी आवाज की। अगर हमारा पूरा शरीर दुख के बोझ से दबा हुआ है, तो अगर कोई एक छोटा सा तिनका भी उठाने की कोशिश करे, तब उस इंसान के अंदर इतना दुख भरा होता है कि उस तिनके को उठाने की भी ताकत उसके अंदर नहीं होती है। तो ठीक उसी तरीके से मिस्टर हैमिल भी अपने आप में अंदर से टूटे हुए थे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया है? बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, कि अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ उन्होंने एक चौक का टुकड़ा उठाया, और जितनी उनके अंदर ताकत थी, उस ताकत के साथ उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर जितना बड़ा वो लिख सकते थे, उन्होंने लिखा विवा ला फ्रांस। अब वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो अपनी बात को यहाँ पर इस लाइन को लिखकर उन्होंने खत्म किया। और इस लाइन का क्या मतलब होता है? विवा ला फ्रांस, फ्रांस हमेशा जिंदाबाद रहे। इस लाइन को खत्म करके उन्होंने अपनी सारी बातों को खत्म किया। Then he stopped and leaned his head against the wall. इतना लिखने के बाद वो रुक गए, और फिर उन्होंने, जिस तरीके से कोई इंसान अपने आप में बहुत ज्यादा दुखी होता है, अपने आप में वो दुखों के बोझ से डूबा हुआ होता है, लदा हुआ होता है, तो वो अपने सिर को झुकाकर एकांत में या अकेले में, या अपने हेड को, अपने सिर को डाउन करके झुकाकर रह जाता है, कुछ कह नहीं पाता है क्योंकि उसकी आवाज नहीं निकल रही होती है। ठीक उसी तरीके से मिस्टर हैमिल ने भी अपना दीवार के सहारे अपना सिर झुकाया, और बिना कोई वर्ड बोले, विदाउट अ वर्ड, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड। उन्होंने अपने हाथ से हमारी तरफ जेस्चर, इशारा किया। क्या किया? इशारा किया। और किस तरीके का इशारा किया? स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। अब स्कूल का जो भी, मुझे स्कूल में जो भी आप लोगों को एजुकेट करना था, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, ईच एंड एवरी सॉर्ट ऑफ, हर एक तरह की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। नाउ स्कूल इज स्टॉप्ड, यू मे गो, वी विल लव फ्रांस। और इस बात को उसने ये बात कहकर डिसमिस कर दिया कि वी विल लव फ्रांस। थैंक यू एवरीवन। Now your chapter is stopped. Tomorrow we are going to start a new poem, that is My Mother at 66.